तो पहला यूज़ था आइसोटोप का, आइसोटोप यूरेनियम 235 यूज्ड इन द न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा था आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट CO60 इज यूज्ड इन कैंसर थेरेपी। तीसरा था आइसोटोप ऑफ आयोडीन I-131 is used in treatment of goiter। चौथा अगर लिखना चाहो तो आइसोटोप ऑफ कार्बन is used to determine the isotope of carbon। C14 लिख देना, isotope of carbon C14 is used to determine the age of old biological artifact। बायोलॉजिकल आर्टिफैक्ट या स्पेसमैन लिख सकते हो। पेड़ पौधे जो ज़मीन के अंदर दब जाते हैं, जो हज़ारों साल पुराने होते हैं, उनकी एज को डिटरमिन करने के लिए हम ये कार्बन 14 का यूज़ करते हैं। एवरेज एटॉमिक मास हमने बता दिया था। एक क्वेश्चन दे रखा है इसका, इसमें पॉज एंड पॉन्डर में two different atoms have 11 proton but one has 12 neutron and other has 13 neutron. How do they differ in their atomic number, atomic mass? Compare, are they the same element or different elements? देखो कैसे करेंगे हम इसे। देखो दो एलिमेंट है, मतलब एलिमेंट तो एक ही है, मान लो एक ही है और एक ही है, सपोज करो दो एलिमेंट है। इनका प्रोटॉन कितने दे रखे हैं और न्यूट्रॉन दे रखे हैं। प्रोटॉन कितने बताओ और न्यूट्रॉन, ये है कंपोजिशन। पढ़ के देखो एक बार, पढ़ो ना, उसमें लिखा हुआ है। हाँ पहला है, पढ़ लो अपने आप, देख लो, समझो पहले ना। टू डिफरेंट एटम्स हैव 11 प्रोटॉन, पेज नंबर 156। ऊपर वाला क्वेश्चन है पॉज एंड पॉन्डर पर, 156 ऊपर लिखा है ना, पॉज एंड पॉन्डर। तो ये पहला क्वेश्चन है इसमें कि दो डिफरेंट एटम हैं जिनका प्रोटॉन 11 है हर किसी के अंदर, लेकिन न्यूट्रॉन एक में 12 है, एक में 13 है।
तो बताना है कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास कंपेयर करना है, क्योंकि एटॉमिक नंबर किसी का भी होता है वो प्रोटॉन के बराबर होता है, जो कितने दोनों में 11-11 है। और जो एटॉमिक मास होता है वो किसके बराबर होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो इसीलिए पहले वाले एलिमेंट का कितना आएगा? 11 + 12 कितना हो जाएगा? 23, ठीक है। और यानी मास ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ये वाला हो जाएगा, और मास ऑफ सेकंड एलिमेंट ग्यारह + 13 कितना हो जाएगा? 24। अब यहाँ पर देखा है सिंस बोथ एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर, ठीक है, सो दे बिलोंग टू सेम एलिमेंट। एक ही एलिमेंट है ये, एंड दे आर एंड हैव डिफरेंट एटॉमिक मास, डिफरेंट एटॉमिक मास है इनका, इसीलिए दे आर, सो दे आर आइसोटोप, ठीक है ना। ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? अब आगे भी एक एलिमेंट क्वेश्चन है इसके अंदर। इसको ध्यान से देखो, ऐसे लगता है मूव कर रही है, हल्का हल्का हिल रही है। अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से किसी भी सरफेस को देखेंगे हम, तो एटम इस तरह से अरेंज होते हुए दिखाई देंगे, जैसे मुझे डायग्राम। अब अगला क्वेश्चन है कि इफ़ ब्रोमीन एटम अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ 2 आइसोटोप, पहला आइसोटोप है 7933, दूसरा आइसोटोप 49.7%, 81 और 33 35 है, 33 है, 35। तो हमें एवरेज एटॉमिक मास निकालना है दोनों का, क्या होगा? ठीक है, पहले वाला क्या है बोल लो एक बार, क्या है? बोरोन है, बेरिलियम है, बेरिलियम है अच्छा ब्रोमीन है, तो 35 है, और यहाँ पे कितना है? 79। ये कितना परसेंट है? 49.7%। दूसरा है आपका BRE है, ये वाला भी 35 है और 81 है, ये है 50.3%। तो आपका ये देखो ना, M1 कितना है? 79, परसेंटेज कितनी है? 49.7। M2 कितना है आपका? 81, परसेंटेज कितनी है इसकी? 50.3। तो आपका एवरेज एटॉमिक मास क्या हो गया?
एवरेज एटॉमिक मास क्या हो गया, m1p1 प्लस m2p2 डिवाइडेड बाई 100, तो आपका 79 मल्टीप्लाइड बाई 49.7 प्लस 81 मल्टीप्लाइड बाई 50.3 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। ये इसको मल्टीप्लाई करो, कितना कितना आएगा, और फिर प्लस करो कितना आता है। पता नहीं आएगा, मैंने तो ऐसे ही तुक्के से रख दिया है। ये एटॉमिक मास आ जाएगा, एक बार करके देख सकते हो कितना कितना आ रहा, चेक कर सकते हो रॉन्ग है या गलत है। तो इस तरह से एक और अब लास्ट टॉपिक बचता है आपका, ये बचता है आइसोबार। ठीक है, आइसोबार क्या है आपका, देखो यही आ रहा है, चेक तो कर लेते कम से कम मल्टीप्लाई करके। प्रियांशी, तुम्हारा स्कूल में पेपर पूरा हो जाता है, छूट जाता है थोड़ा बहुत? नहीं होता होगा, 9th में दिक्कत आएगी तुम्हें। क्योंकि 10 मिनट तुम्हें रिवीजन के भी चाहिए, वो नहीं निकल पाते, तुम्हारी स्पीड बहुत कम है, तो वो भी बहुत ज़रूरी है स्पीड का। तो कोशिश किया करो थोड़ा जल्दी लिखने की। अब ये देखो आइसोबार, आइसोबार किसे कहते हैं? जैसे आइसोटोप थे जिनका मास क्या था, डिफरेंट था, और एटॉमिक नंबर क्या था, सेम था। इसमें उल्टा कर दो, एटॉमिक नंबर सेम था, मास नंबर डिफरेंट था। इसका उल्टा कर दो, हाँ, कि दोज एलिमेंट्स विच हैज सेम atomic mass and different atomic numbers। ठीक है, those pair of elements which has same atomic mass but different atomic number are called, क्या कहेंगे उसे, आइसोबार्स। एक ही एग्जांपल लिख लो इसमें, बस टॉपिक ख़त्म हो गया अपना। कैल्शियम फॉर एग्जांपल, कैल्शियम 40-20 और आर्गन 40 और 18। देखा जाए दोनों का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है और मास नंबर सेम है। ठीक है, तो अगर ये आ जाए हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम द आइसोटोप्स, आइसोटोप से कैसे डिफरेंट है? एक डिफरेंस तो यही हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या है कि वो सेम एलिमेंट होता था। वो क्या होता था? इसमें 2 डिफरेंट एलिमेंट है, ये कैल्शियम और ये क्या है, आर्गन। समझ रहे? उसमें प्रोटॉन सेम होते थे, प्रोटॉन की संख्या क्या होती थी, सेम होती थी। इसमें प्रोटॉन क्या होंगे, अलग अलग होंगे। जैसे इसमें प्रोटॉन 20 है, इसमें प्रोटॉन की संख्या देखी जाए 18 है। एटॉमिक नंबर के बराबर ये प्रोटॉन होते हैं। ठीक है,
तो इस तरह से ये पेयर ऑफ आइसोबार्स लिख सकते हो। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाता है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है वो क्या क्या पढ़ा है, मतलब हमने कहाँ तक जर्नी कंप्लीट कर ली एटम के अंदर। हमने जर्नी देखी जाए तो एक तो डाल्टन एटॉमिक मॉडल देखा था। डाल्टन एटॉमिक मॉडल क्या था कि एटम क्या है कि इंडिविजुअल पार्टिकल है। हालांकि ये जो टॉपिक है डाल्टन एटॉमिक मॉडल ये अगले वाले चैप्टर में आएगा, बट यहाँ पर बोल दिया इन्होंने है। अब तो हम देखते हैं। इसका आंसर 7 लिख दिया था। ओ भाई साहब कितनी बड़ी गलती कर दी हमने। सही किया, मतलब सही किया है ना, करीब करीब अप्रॉक्स है ना। हमने एक्चुअली क्या है कि क्या क्या जर्नी की। एक तो एटॉमिक डाल्टन एटॉमिक मॉडल था जो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। उसने बोला था, उसने जैसे मैंने बोला था ना तुम्हें कि जो एटम का नाम दिया था ना कि एटम वर्ड कहाँ से आया है, ये किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था। इसने बोला था कि भाई जो किसी भी मैटर का इंडिविजुअल पार्टिकल होता है ना, इंडिविजुअल का मतलब जिसे और आगे हम डिवाइड नहीं कर सकते, वो क्या होता है? एटम होता है। मतलब एटम को हम आगे तोड़ ही नहीं सकते किसी भी हालत में। जैसे पत्थर से तोड़ देते हैं ना चीज़ों को, छोटे 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 पार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। एटम नहीं टूटा मतलब तोड़ा जा सकता, वो लास्ट पार्ट है, आप उसे तोड़ के नहीं कर सकते। चलो ठीक है, उसके बाद वहाँ तक ठीक थी। उसने बोला कि नहीं, एटम के भी पार्ट होते हैं। तो एटम को मॉडल आया, किसने दिया था कि भी एटम के पार्ट होते हैं, सब माइक्रोस्कोप पार्टिकल होते हैं, जे थॉमसन ने बोला था। तो हम ये कह सकते हैं कि एटॉमिक मॉडल जो थॉमसन मॉडल आया था उसने बोला था कि भाई हाँ, एटम के अंदर भी एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करते हैं और वो क्या है आपका एक न्यूट्रल एटम माना जाता है, इसीलिए। चलो वो भी हो गया। उसके बाद हम और आगे बढ़े, अंदर अंदर बढ़ते जाते हैं। भैया एटम का पहले तो हम तो देखो इतना बड़ा मैटर है और यहाँ पर पहुँचना है हमें, तो इतनी सारी जर्नी। पहले हमने बोला कि भाई हाँ, ये वाला क्या है कि ये पूरा का पूरा एक इंडिविजुअल पार्टिकल है पूरे बड़े का और जिसको हम आगे नहीं तोड़ सकते। उसने बोला नहीं, थॉमसन ने बोला नहीं भाई, इसके भी अंदर भी क्या है, प्लस और माइनस चार्ज कहीं न कहीं पर होते हैं। ठीक है अभी। उसके बाद बोला कि ये प्लस माइनस कहाँ होते हैं, और आगे बढ़ते गए और आगे बढ़ते गए तो बोला गया कि भाई ये इसके अंदर जो प्लस है वो अंदर होता है और माइनस है कि वो बाहर होता है। इतना पता चल गया। ठीक है। उसके बाद बोर मॉडल आया। ये रदरफोर्ड मॉडल था कि भाई अंदर प्लस होता है और बाहर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अलग अलग मूव करते हैं। उसके बाद आया बोर मॉडल आया। बोर मॉडल ने बोला हाँ भाई ऐसा है कि जो बाहर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं इनकी एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है। ये इन्हें क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल कहते हैं। ठीक है, मतलब इसने एनर्जी लेवल को डिफ़ाइन किया था, बोर ने डिफ़ाइन किया था। अब जैसा कि मैंने बताया था तुम्हें, अभी तो हमें इसके अंदर भी जाना है कि भाई इलेक्ट्रॉन कौन सी जगह पर स्थित है, कौन से कमरे के अंदर, कौन से बेडरूम के अंदर लोकेटेड है। तो ये मॉडल आएगा मैकेनिकल क्वांटम थ्योरी। ठीक है, किसके अंदर आएगा ये? मॉडर्न एटॉमिक मॉडल, जिसे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कहते हैं। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जब तुम 11th में जाओगे ये पढ़ोगे, और अभी तक वही मॉडल चल रहा है, और आगे अगर कोई मॉडल आया तो स्टिल टू बी डिस्कवर्ड। ठीक है, उससे आगे अभी कोई मॉडल नहीं बना है। लास्ट मॉडल आपका क्या है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। अब पता है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल एक इतना एडवांस मॉडल है, रिवाइज एंड रिफ्लेक्स refine, choose the correct option and explain the reason for the correct and incorrect option in the context with the Ernst Rutherford Goldfoil experiment। पहला है कि experiment clearly show that the existence of neutron in the nucleus। no, क्या उस existence न्यूट्रॉन की तो खोज की नहीं थी, क्या ये सही है? एक्सपेरिमेंट क्लियरली शोड दैट, नहीं बिल्कुल सही है ये, सॉरी सही है, क्योंकि न्यूक्लियस पर क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही मास एग्जिस्ट करता है ना, मोल मास ऑफ द एटम कंसंट्रेटेड इन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस,
और सिंस द न्यूट्रॉन हैज ओनली मास, सो दे आर लोकेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। ये क्या है आपका करेक्ट है। दूसरा है रिजल्ट डिस्कवर द प्लम पुडिंग मॉडल एंड लेड टू द आइडिया ऑफ न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ एटम। नो, क्योंकि प्लम पुडिंग मॉडल ये कहता है कि द पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड यूनिफॉर्मली इन वोल ऑफ द एटम नॉट एट अ लोकलाइज्ड प्लेस। ठीक है, सो इसलिए इस मॉडल को भी क्या कर दिया, ये गलत था। उसके बाद तीसरा है द लार्ज डिफ्लेक्शन ऑफ द फ्यू अल्फा पार्टिकल indicated that most of the mass of atom positive charge are packed into a tiny center. Large deflection of a few alpha particle indicated that most of the mass of atoms and positive charge are packed into the, बिल्कुल सही बात है ये वाला। ठीक है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल क्या कंटेन था उसके, अल्फा पार्टिकल कंटेन पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और प्रोटॉन कंटेन पॉजिटिव चार्ज, दे आर रिपेल ईच अदर, सो दे व्हेन द अल्फा पार्टिकल अप्रोच टू द प्रोटॉन देन आर रिफ्लेक्टेड बैक विद द लार्ज और स्मॉल एंगल। हैं, रॉन्ग है। चौथा था द वे अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड सो दैट इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस। ना, ये गलत है। इसका हम एक बार रीचेक करते हैं, अगर दे रखा होगा तो। सर सेकंड कैसे करेक्ट किया? अच्छा, ये डिसअप्रूव लिखा है, ये तो सही है। सर बट फिर फर्स्ट गलत होगा। एक्सपेरिमेंट क्लियरली शो दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस। न्यूट्रॉन्स, वैसे न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुए थे उस समय पर, अगर मास होता तो क्या नाम है चीज़ें हो जाती। तो ये तो न्यूट्रॉन की वजह से हम गलत कर सकते हैं इसको, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों थे। रिजल्ट डिसअप्रूव कर दिया, तो ये तो सही बात है। लार्ज डिफ्लेक्शन है, ये भी सही था तुम्हारा। मोस्ट ऑफ द मास पॉजिटिव चार्ज पैक्ड इन द टाइनी द वे ऑफ अल्फा पार्टिकल, और ये गलत है। ठीक है, क्योंकि हम अल्फा पार्टिकल के डिफ्लेक्शन से ये नहीं पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं किसके अंदर, सर्कुलर। हाँ, फर्स्ट रॉन्ग है कि न्यूट्रॉन डिस्प्ले वो नहीं थे, डिस्कवर नहीं थे उस समय पर। हाँ हाँ, सेकंड एंड थर्ड। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट और इनकरेक्ट अकॉर्डिंग द बोर मॉडल ऑफ एटम, गिव रीजन्स फॉर द स्टेटमेंट। इलेक्ट्रॉन लूज एनर्जी वाइल मूविंग इन अ फिक्स ऑर्बिट एंड स्लोली फॉल इन द न्यूक्लियस, तो हो ही नहीं सकता भी। ठीक है, ये तो गलत हो गया। इलेक्ट्रॉन मूव्ड इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट एंड डू नॉट रेडिएट एनर्जी। दूसरा, इलेक्ट्रॉन कैन एग्जिस्ट एनीवेयर, ये भी गलत है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, फिक्स ऑर्बिट में, डिफाइंड ऑर्बिट में मूव करता है। तीसरा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियर ऑर्बिट ऑफ फिक्स एनर्जी विदाउट लूजिंग, ये सही है बिल्कुल। ठीक है, तुम एक साथ बैठ जाओ, आगे आ जाओ। मेरी बुक ऊपर रखी हुई है। उसके बाद है आगे, इलेक्ट्रॉन कैन बी फाउंड बिटवीन द एनर्जी लेवल एज दे मूव अराउंड द न्यूक्लियस। चौथा क्या होगा, गलत होगा। एनर्जी लेवल के बीच में थोड़ा इलेक्ट्रॉन मिलता है, एनर्जी लेवल में ही इलेक्ट्रॉन मिलता है।
तो ये आपका गलत हो गया। उसके बाद आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन जैसे कि मैंने एक्स और वाई लिखाया था, तो मैं एक्स वाई जेड, एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर देखो क्या है रिलेशन कि प्रोटॉन की संख्या वाई और जेड में तो सेम है, ध्यान से देखो उसमें टेबल में प्रोटॉन दोनों में सेम है। एक्स के प्रोटॉन 18 हैं, वाई के कितने 17 और जेड के कितने हैं 17। तो वाई और जेड दे आर द आइसोटोप्स। क्या होंगे ये आइसोटोप होंगे, क्योंकि इनके अंदर सेम प्रोटॉन है और डिफरेंट न्यूट्रॉन्स हैं या डिफरेंट एटॉमिक मास। अच्छा, एक टेबल नीचे बनाना चाहो बना जाओ, एटॉमिक मास की बना दो नीचे नीचे खींच के, जैसे 2 बनी हुई है ना, एक यहाँ पर 18 लिखे हुए हैं, ये 17 लिखे हुए हैं, 17 लिखे हुए हैं, यहाँ पर क्या है फिर 19 18 20 लिखे हुए हैं, 19 18 और 20। ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है, और यहाँ पर लिख देना मास नंबर। मास नंबर निकालोगे तो इसके कितने निकलेंगे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 8 दूनी 17 37 होगा, कितना होगा, ये भी 37 होगा, और ये कितना आ जाएगा 37। क्या चक्कर है ये 35 होगा, ठीक है। अब सही, तो अब ये देखो वाई और जेड में क्या रिलेशन हो गया, सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट एटॉमिक मास, सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट एटॉमिक मास, तो ये दे आर द आइसोटोप्स। उसके बाद लिखा हुआ जेड एक्स, जेड और एक्स, जेड और एक्स में क्या रिलेशन होगा, ध्यान से देखा जाए जेड और एक्स में इन दोनों का क्या है, सेम एटॉमिक मास है और डिफरेंट एटॉमिक नंबर है, ठीक है। तो ये क्या माने जाएंगे, कौन से, हाँ तो ऐसे ही निकाला जाता है मास, मास नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, हाँ आइसोबार। तो जेड एंड एक्स क्या हो जाएगा, आइसोबार्स। What conclusion did the Rutherford draw about the position and characteristic of the atom's positive charge part based on the few alpha particle that bounced back or deflected at the large in or small angle in a gold experiment? तो वो तो बहुत आसान है, मैंने तुम्हें उसमें भी लिखाया हुआ है इन्फ्रेंस के अंदर कि some of the particle are deflected by small or large angle indicating that whole of the charge यानी positive charge not spread uniformly in whole of the atom, it lies in somewhere center of the atoms, ठीक है। ये मैंने इन्फ्रेंस लिखाया था ना पीछे रदरफोर्ड मॉडल में, देखो एक बार कहाँ लिखाया था मैंने रदरफोर्ड मॉडल, उसका सेकंड पार्ट देखो क्या लिखा है। रदरफोर्ड मॉडल में लिखाया था ऑब्जर्वेशन और क्या नाम उसके साथ इन्फ्रेंस, क्या लिखा है, मोस्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, नहीं दूसरे वाला, कंक्लूजन, हाँ दूसरा कंक्लूजन का, इट शोज दैट मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी, इट शोज दैट पॉजिटिव चार्ज लाइज समवेयर इन द सेंटर ऑफ एटम इंस्टेड ऑफ होल एटम। हाँ बस ये मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी, ये फर्स्ट वाले का है, ठीक है। सेकंड वाले का ये है कि इट शो दैट द positive charge of the atom is not spread in whole of the atom, it localized या it located somewhere in the center of atom instead of the whole atom। तो यही आंसर इसका यहाँ देना है तुम्हें सेम टू सेम, ठीक है। जो थर्ड वाला क्वेश्चन है उसका यही आंसर होगा कि ऑब्जर्वेशन ये थी कि कुछ पार्टिकल क्या थे, लार्ज या स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए थे,
तो इस डिफ्लेक्शन से हमें क्या पता चलता है, ठीक है। उसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन एंड अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर टू शो हाउ द एटॉमिक मॉडल हैव इवॉल्व ओवर द टाइम। तो पहले तो कौन सा आया था आपका, डाल्टन एटॉमिक मॉडल आया था, फोर्थ पहले आएगा, ठीक है। तो पहले फोर्थ आएगा, फिर किसका आया था, थॉमसन मॉडल आया था। तो पहले फोर्थ आएगा, फिर सेकंड आएगा, फिर किसका आया था, रदरफोर्ड मॉडल आया था, थर्ड आया था, और फिर उस लास्ट में किसका आया था, बोर मॉडल आया था। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, फोर्थ, सेकंड, थर्ड एंड फर्स्ट, ठीक है। यही था जर्नी ऑफ द एटम। उसके बाद सिक्स क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव करता है अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट्स। वाई डू दे नॉट फ्लाई अवे फ्रॉम द एटम, वाई Rutherford's model proposed that atoms have a dense central nucleus. Electron move around the nucleus in orbit. Why do they not fly away from the atoms? Explain why. What keep them attracted to the nucleus? Electron while moving, इसका आंसर लिख सकते हो, electrons while moving in orbit do not while moving around the nucleus do not change its energy because it move in a fixed orbit, because it moved in a fixed orbit की जगह फिक्स्ड एनर्जी लेवल लिख दो, फिक्स्ड एनर्जी लेवल, ठीक है। सो इट नाइदर लूज द एनर्जी नॉर गेन द एनर्जी, सो इट नाइदर लूज द एनर्जी और नॉर गेन द एनर्जी एंड डू नॉट फ्लाई अवे। एंड अगली लाइन से and do not fly away. और आगे भी लिखना है, व्हाट कीप देम लिखा है ना। तो प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम, proton present in the nucleus of atom attract the electron, इसकी वो गई, क्या नाम है, बैटरी गई, क्या हो गया सर। क्या लिखा है, attract the neutron, proton present in the nucleus of atom attract the electron, attract the electron and keep them attract the electron
and keep them to move around the nucleus. उसके बाद एडजस्टेंट रीजन है डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल हेल्प्ड इन अंडरस्टैंडिंग द एटॉमिक स्ट्रक्चर। सही बात है बिल्कुल। सब एटॉमिक पार्टिकल कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इससे ही हमें इसका पता चला था एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एटम। ये भी बात सही बात है बिल्कुल। तो इसका मतलब दोनों सही हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन गलत है। Both A and R are true, but that हाँ। is not correct explanation. B part. उसके बाद है आपका 8th क्वेश्चन। मैग्नीशियम इज एसेंशियल फॉर एनी बायोलॉजिकल प्रोसेस इंक्लूडिंग द मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। फॉर एटम ऑफ मैग्नीशियम विद द मास नंबर ऑफ 24, एटॉमिक नंबर 12, determine the number of proton, neutron, electron and also illustrate the arrangement of electron in magnesium atom। ये तो बहुत आसान सा है। ठीक है भाई, मैग्नीशियम दे रखा है आपको जिसका 24 एटॉमिक मास है, 12 इसका एटॉमिक नंबर है। तो प्रोटॉन भी कितने होंगे इसके अंदर? 12 होंगे। इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे इसके अंदर? 12 होंगे। न्यूट्रॉन भी कितने होंगे इसके अंदर? 12 ही होंगे। 24 में से 12 गया। ठीक है। इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट क्या होगी? इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या होगी? 2, 8 और ज़्यादा करो, ऐसे अरेंज कर सकते हो। ऐसे यहाँ प्रोटॉन लिख देना अंदर 12 12 प्लस का चार्ज और ये न्यूट्रॉन। उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डालना। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 और लास्ट में जाकर के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ डाल दें। ठीक है, इस तरह से ये एटॉमिक मॉडल बन जाएगा। फाइंड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर एलिमेंट दैट साउंड इन द फिगर। नेम द एलिमेंट्स। पहले वाला एलिमेंट कौन सा होगा? ये कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं तुम्हें इसमें मूव करते हुए? Electron 3। तो क्या एलिमेंट क्या हो गया ये? 3. लिथियम। सिंबल क्या होगा? Li। जो अभी वो टेबल मैंने बताई थी ना, वो हेल्प करेगी तुम्हें सारा कुछ अब। उसके बाद नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 1 हो गई। ठीक है, नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी भी 1 होगी। नंबर ऑफ प्रोटॉन भी, प्रोटॉन 3 होंगे, एटॉमिक नंबर भी 3 होगा। ये पहले वाले के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आ गई हमारी। और दूसरे वाले में देखो, दूसरे वाले में इलेक्ट्रॉन काउंट करो कितने हैं? 7 वाला कौन सा होगा? नाइट्रोजन हो गया। तो और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 हो गए। वैलेंसी इसकी क्या होगी? 2 5। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 5 होंगे लेकिन वैलेंसी 3 होगी, ध्यान रखना। नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 5 होंगे और वैलेंसी क्या होगी इसकी? 3 या -3 लिख सकते हो। -3 लिख सकते हो। उसके बाद ये भी पूछा हुआ है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन 7 ही होंगे और एटॉमिक नंबर भी इसका 7 होगा। उसके बाद तीसरे वाला कितने इलेक्ट्रॉन है? देखो 8 हो तो 10, 10 और 3 13। ये शायद एल्यूमिनियम हो गया मुझे लग रहा है। हाँ 13 हो गया ये। तो अब यहाँ पे देख सकते हो 13 के लिए क्या क्या है। नेम एलिमेंट एल्यूमिनियम हो गया, सिंबल Al हो गया। टोटल नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 3 होंगे, वैलेंसी +3 होगी और क्या बोलते हैं प्रोटॉन 13 होंगे और एटॉमिक नंबर भी क्या होगा? 13 होगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है? नेक्स्ट कितने? फ्लोरीन है ये। तो इसमें फ्लोरीन में क्या होगा? एटॉम नंबर तो मतलब नेम ऑफ एलिमेंट फ्लोरीन हो गया, सिंबल F हो गया। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसके? जितने कितने? 10 इलेक्ट्रॉन 9 है, 10 हैं? अच्छा 9 है। तो लास्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 7 हो गए। 2 7 है ना, 7 हो गए। और नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 9 हो गए। और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 7 हो गए। वैलेंसी क्या होगी? -1। वैलेंसी क्या होगी इसकी? और प्रोटॉन
9 होंगे और एटॉमिक नंबर भी 9 होगा। ठीक है, उसके बाद है 10th क्वेश्चन। Both Rutherford Bohr model have a electronic orbiting nucleus. Why did Rutherford model fail to explain the atomic stability while Bohr model succeeded it? तो ये मैंने तुम्हें बता दिया था पीछे कि लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल क्या था कि रदरफोर्ड मॉडल ने बोला था कि भाई इलेक्ट्रॉन ना रैंडमली मूव करता है और रैंडमली मूव करने के कारण दो इलेक्ट्रॉन कुछ ही पल के अंदर, कुछ ही सेकंड के अंदर न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। ठीक है, क्या क्योंकि वो एनर्जी क्या करेगा, लूज़ करेगा। लेकिन बोर मॉडल ने बोला था कि भाई जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है किसी के चारों तरफ तो वो एनर्जी लूज नहीं कर सकता है, क्योंकि जो ऑर्बिट होता है उसकी एनर्जी फिक्स होती है। ठीक है, तो इसमें लिखना चाहो लिख सकते हो रदरफोर्ड मॉडल। इसमें लिखो रदरफोर्ड मॉडल could not explain the stability of atom. Since stability of atom, since electron like charged particle, since electron like charged particle accelerating surrounding nucleus, electron like charged particle accelerating surrounding nucleus will lose energy and fall into the nucleus. Fell into the nucleus. It's so that there is no existence of atom. There is no existence of atom. While in the Bohr model, वायर इन द कौन सा है बोर मॉडल, इलेक्ट्रॉन मूव्ड इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट and do not radiate energy. Radiate energy या lose energy या change its energy. Radiate energy, showing that stability of atom. Showing that stability of atom. यही इसका डिफरेंस था। अब 11th क्वेश्चन देखते हैं। An atom, how many neutrons are there in it? Nucleus. कोई एटम है X, X कोई एटम है, 70 यहाँ लिखा हुआ है और इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास, 31 है। तो प्रोटॉन भी कितने होंगे इसके पास, 31 ही होंगे। एटॉमिक नंबर भी कितना होगा इसके, 31 ही होगा। ठीक है, तो हम 31 लिख सकते हैं यहाँ पर। तो पूछा क्या है इसके अंदर, देख सकते हो, हाउ मनी न्यूट्रॉन्स आर देयर इन इट्स न्यूक्लियस। तो न्यूट्रॉन कितने होंगे, 70 में से क्या माइनस कर दो, 31, कितना आएगा, 29 आएगा, 39 आएगा, हैं।
12th, an atom has 79 proton, mass number 197, calculate the number of neutron, number of electron. ये तो खुद ही कर लोगे हैं। 197 ऊपर लिखा हुआ है और 79 यहाँ लिखा हुआ है, तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सब कुछ निकाल सकते हैं इसके अंदर। भाई मास नंबर कितना है इसका 197 और प्रोटॉन कितने हैं, तो तीनों इक्वल होते हैं ये वाले, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो इक्वल ही होते हैं, न्यूट्रॉन माइनस करके निकाल देना। ठीक है, निकल जाएगा ना। अब टेबल को कंप्लीट करते हैं। देखो टेबल को कंप्लीट करो पेंसिल दे के। पहला एलिमेंट है आपका एटॉमिक नंबर 5 है। अब किसका एटॉमिक नंबर 5 होता है बताओ? बोरोन का। तो लास्ट में लिख दो नेम ऑफ एलिमेंट बोरोन। अब 6 और 5 11 होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन की संख्या को ऐड कर दोगे तो 11 क्या हो गया, मास नंबर। प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, एटॉमिक नंबर के बराबर, तो 5 हो गए। इलेक्ट्रॉन भी 5 हो गए। समझ रहे हो? तो इस तरह से बढ़ता जाएगा ये। पेंसिल ले लो, ज़्यादा सही रहेगा। मैं देता हूँ, पेंसिल नहीं है तो किसी के पास हैं। पेन से मत भरो, कई बार मैडम कराती हैं, कुछ कराती हैं। अच्छी बात है तुम्हारी मैडम की। तो चाहिए किसी को पेंसिल है? तुम्हें भी? तुम तो लाए ही नहीं हो, तुम्हारे पास है पेंसिल, तुम भर दो इसमें। तो अब दूसरे वाले में देखो, दूसरे वाले का दे रखा है आपका है। पहले माइनस तो करो, क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? नहीं, दूसरे वाला, सेकंड वाला नाइट्रोजन है। और मास नंबर कितना है? 14। तो एटॉमिक नंबर 7 होगा। पहले कॉलम में 7 आएगा, दूसरे में 14 लिखा है, तीसरे में भी नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन भी 7 आएंगे, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन भी 7 आएंगे। कंप्लीट हो जाएगा। 7 लिख दो सब में। थर्ड वाले कॉलम में देखो, 12 एटॉमिक नंबर है तो मैग्नीशियम हो गया, तो 12 12 12 12 लिख दो सब जगह, मुझे लग रहा है, क्योंकि 24 में से 12 जाएंगे तो भी 12 ही बचेंगे। क्या हो रहा है? उसके बाद नेक्स्ट देखो, लास्ट वाला क्या है? हाइड्रोजन। अच्छा, फास्फोरस है सेकंड लास्ट। 15 नहीं 31 आएगा इसका मास नंबर। 31 आएगा मास नंबर में, तो 31 लिखोगे। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 15 होंगे, प्रोटॉन भी 15 होंगे, लेकिन न्यूट्रॉन कितने होंगे आपके? 16 वो लिखे हुए हैं। लास्ट वाले में हाइड्रोजन होगा, 1 1 1 लिख दोगे। न्यूट्रॉन की संख्या शायद 0 है, फिर हाँ इलेक्ट्रॉन भी 1 लिख दोगे और प्रोटॉन भी 1 लिख दोगे। हो गया? हाँ, टाइम भी हो गया भाई, इतना सारा पता ही नहीं चला कब टाइम हो गया।